दलित चिंतन पर कमल भारती जी की चौथी पुस्तक लोकतंत्र में भागीदारी के सवाल के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी लेख उच्चतम न्यायालय ने भी सवर्ण हितों को प्राथमिकता दी के ऊपर। उसके जरिए हमने जाना कि किस तरीके से समाज में अघोषित रूप से मनुस्मृति हमेशा से लागू रही है और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले भी इन सवर्ण हितों को और पुख्ता बनाते हैं। साथ ही कमल भारती जी ने एक महत्वपूर्ण बात जोड़ी कि मुट्ठी पर विकसित लोग ही इस देश के नागरिक नहीं हैं, बल्कि दलित, पिछड़ी और आदिम जातियां भी इस देश के नागरिक हैं। इस लिहाज से उच्चतम न्यायालय को जो फैसले देने चाहिए वो इनके हितों को ध्यान में रखकर भी देने चाहिए। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके अगले लेख की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का लेख है मंदिर के लिए हिंदू और मंडल के लिए दुश्मन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेख है। ये लेख कमल भारती जी के आंखों देखी जो घटनाएं घटी हैं उस पर आधारित है, इसीलिए इसको जरा ध्यान से सुने जाने की जरूरत है, क्योंकि इसकी सत्यता जो है वो प्रमाणित है। चलिए लेख शुरू करते हैं। मंदिर के लिए हिंदू और मंडल के लिए दुश्मन। मैं ये लेख आतंक के वातावरण में लिख रहा हूं। मेरे आवास के बाहर जो एक दलित छात्रावास का हिस्सा है, पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात हैं। पत्नी और बच्चे भयभीत हैं। छात्रावास के दलित छात्र अपना खाना पीना छोड़ प्रतिरक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज सुबह से ही आरक्षण विरोधियों का एक जत्था इस छात्रावास में तोड़फोड़ और दलित छात्रों के साथ हिंसक व्यवहार करना चाह रहा था। उसके 2 प्रयास विफल हो चुके हैं, पर अभी भी खतरा टला नहीं है। नगर के आरक्षण विरोधियों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के गले में जूतों का हार पहना दिया। एक विशाल भीड़ अंबेडकर पार्क में इकट्ठा हो गई है। पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। छात्रावास के सामने ही जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय की जीप का शीशा तोड़ दिया गया है। तो इन सब चीजों से पता चलता है कि ये आंदोलन जो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ था वो किस कदर हिंसक था। कुछ समय पश्चात वहां पुलिस की एक जीप आती है। 2-3 दलित छात्र दौड़कर जीप में मौजूद पुलिस सब इंस्पेक्टर को बताते हैं कि छात्रावास में छात्रों की जान माल खतरे में है। तो अब यहाँ पर इंस्पेक्टर का जवाब सुनिए। इनका काम क्या है? शांति व्यवस्था बनाए रखना। सुनिए, इंस्पेक्टर उन्हें घूरता है, फिर ये कहकर भगा देता है, सोलों तुम ही हवा देते हो, अब डरते हो। तो अरुंधति जी की पुस्तक एक था डॉक्टर एक था संत का जिक्र यहाँ लाजमी हो जाता है। अरुंधति जी उसने बेहद संजीदा तरीके से इस बात को रखती हैं कि जब भी आप किसी पुलिस वाले से पूछेंगे कि उसका क्या काम है, तो वो कहेगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखना। और ये शांति व्यवस्था किस तरह बनाई जाती है? दलितों के अधिकारों को कुचलकर, जबकि दलितों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो इस शांति व्यवस्था में रोड़ा अटकाती हैं। और ये जो इंसिडेंस है इस बात का पुख्ता सबूत है। बाद में पुलिस कार्यालय में बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराने और समाज कल्याण अधिकारी के व्यक्तिगत प्रयासों से छात्रावास में सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों और होमगार्ड जवानों की तैनाती होती है, जो आरक्षण विरोधी तत्वों से निपटने में तो सक्षम नहीं कहे जा सकते, पर दलित छात्रों का मनोबल जरूर बढ़ गया है। इस आतंक के माहौल में मैं सोच रहा हूं, जब पुष्यमित्र शुंग ने अपने हिंदू राज्य में मनुस्मृति के कानूनों को लागू किया होगा, तो उनसे पीड़ित शूद्रों ने राज्य शासन के खिलाफ सड़कों पर आकर उस कानून की होली जलाई होगी। जब अयोध्या नरेश मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने शास्त्र की मर्यादा भंग करने के अपराध में शूद्र मनीषी शंभूक की गर्दन उड़ाई होगी, तो क्या शूद्रों ने उनके विरोध में तोड़ फोड़ और आगजनी का आंदोलन चलाया होगा? कहने का मतलब यह है, ये जिन धर्म ग्रंथों का हवाला देते हैं वो भी हिंसा से भरपूर है, लेकिन आज हम उससे भी ज्यादा हिंसक दौर में जी रहे हैं। जब आचार्य द्रोण ने धनुर्विद्या के तकनीकी पद के लिए सामंती पुरुषों की जन्मना योग्यता के हित में कर्मणा योग्य पुरुष एकलव्य को अक्षम बनाने के उद्देश्य से उसका अंगूठा कटवाया होगा, तो क्या भील समुदाय ने आचार्य का घेराव करके मानवाधिकारों का प्रश्न उठाया होगा? इस संबंध में हमें इतिहास से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, लेकिन यह जरूर प्रमाणित होता है कि एक लंबे समय तक
शूद्र भारत के शासक रहे हैं। और यही बात जो है किशन पटनायक जी ने भी अपनी पुस्तक भारत शूद्रों का होगा में स्पष्ट तौर पर लिखी है। मनुस्मृति के उन कानूनों से भी जो उनके खिलाफ बने, उनकी स्वतंत्र स्थिति, आर्थिक संपन्नता और प्रबुद्ध चेतना का आभास मिलता है। इस चेतना को आसानी से नहीं दबाया जा सका होगा। प्रत्युत्तर कठोर दंड विधान और समग्र बहिष्कार की नीति के आधार पर भी उसे समाप्त होने में शताब्दियां लगी होंगी। जाति का विनाश में डॉक्टर अंबेडकर ने भी यही सारी बातें जो है वो मेंशन की हैं अपने उस छोटी सी पुस्तिका में, कि ये कोई एक दिन की बात नहीं थी कि अधिकार सारे छीन लिए और मुट्ठी भर लोगों ने मिलकर जो है वो इतने बड़े समुदाय को दलित और शोषित तबके में कन्वर्ट कर दिया होगा। इसके लिए शताब्दियां लगी होंगी। एक दिन में ये सारे अधिकार नहीं लागू हो गए होंगे मनुस्मृति के, शनै शनै करके, मतलब धीरे धीरे करके ये सोसाइटी में लागू किए गए। वही बात यहाँ पर कमल भारती जी भी कह रहे हैं। इसके बावजूद हम हर युग और काल में शूद्र विद इन ब्रैकेट पिछड़े और अति शूद्र विद इन ब्रैकेट दलित वर्गों की क्रांति चेतना को संघर्ष करते हुए और शासक श्रेणी द्वारा आतंक बल से कुचलते हुए देखते हैं। हजारों साल से लेकर आज तक के दौर में कहीं कोई बदलाव नहीं आया है। जब भी आप अ से अधिकार बोलते हैं तो ये जो है आपको बलपूर्वक जो शासित वर्ग है आपको दबाने की कोशिश करता है। जब 15 नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर जो 1990 में उसे इसलिए सौंपा गया था कि उसको लेकर देश में राजनीतिक अस्थिरता तथा सामाजिक अस्वीकार का वातावरण था, अपने ऐतिहासिक निर्णय में पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण की अधिसूचना को सही ठहराया, तो उसे पूरी तरह समझे बिना सवर्णों ने उसके खिलाफ आंदोलन आरंभ कर दिया। अयोध्या मंदिर के मामले में 82% हिंदुओं की आस्था का प्रश्न उठाने वाली मानसिकता मंडल के मामले में 15% की भावना को लेकर सड़कों पर आ गई। फलतः मंदिर के लिए जो हिंदू थे वे यकायक मंडल के लिए दुश्मन हो गए। इलाहाबाद, कानपुर, सुल्तानपुर और अन्य नगरों में दलित छात्रों से पूरी दुश्मनी निकाली गई और इन पंक्तियों के लिखने जाने तक अन्य नगरों की स्थिति भी खतरनाक है। हम पंजाब और कश्मीर के आतंकवाद पर व्यर्थ ही चर्चा करते हैं, जबकि मैं सोचता हूं कि असली आतंकवाद तो ये सवर्णों का है। 100 बात की एक बात, जो इस देश के दलित वर्गों पर हजार वर्षों से कहर ढा रहा है। ये आतंकवाद हिंदू समाज में जातीय खाई को कितनी गहरी बना रहा है, इसका एक प्रमाण इलाहाबाद में ही आरक्षण समर्थकों ने हिंदू धर्म ग्रंथों को जला कर दिया। इस घटना पर स्वामी हरि चैतन्य ब्रह्मचारी की इस टिप्पणी को हम गलत नहीं कहते कि कुछ हिंदुओं द्वारा अपने ही धर्म ग्रंथों को जलाया गया है, किंतु यदि वे कुछ हिंदुओं द्वारा अपने ही धर्म भाइयों को मारे जाने की घटनाओं की भी निंदा करते तो उनकी ये सचमुच एक निर्द्वंद्व प्रतिक्रिया होती और दोनों वर्गों के बीच सद्भाव का पुल बनाने का काम करती। आरक्षण के संबंध में अनारक्षित जातियों के द्वंद्व भी तर्क संगत नहीं है। कुछ द्वंद्व तो आंकड़ों के गलत विश्लेषण के आधार पर अखबारों ने पैदा किए। कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में पहले ही 65% आरक्षण दिया जा रहा है, जो अब उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद 92% हो जाएगा। मतलब 65% आरक्षण पहले से ही है और अब 27% उसमें जोड़ देंगे तो ये 92% बन जाएगा। किंतु यह जानने की कोशिश नहीं की गई कि यदि ऐसा था तो शासन प्रशासन में अनारक्षित वर्गों की भागीदारी 90% से भी ऊपर कैसे पहुंच गई और आरक्षित वर्गों का ग्राफ एकदम नीचे कैसे चला गया। अखबारों के झूठ को लोगों ने सच मान लिया। अपनी अक्ल जो है वो लोगों ने नहीं लगाई कि ये 92% की जो बात कह रहे हैं तो सवर्ण वर्ग की भागीदारी 90% कैसे है सभी जगहों पर, और जो SC ST OBC हैं उनका प्रतिशत का ग्राफ इतना नीचे क्यों है। एक मंडल विरोधी छात्र का कहना था कि अगर पिछड़ों का उत्थान नहीं हुआ तो अगड़ों का भी नहीं हुआ है।
वरना वे गरीब क्यों होते। ये महाशय इस सत्य से अनजान है कि अगड़ों में कुछ लोग गरीब जरूर हैं, पर समूची जाति गरीब नहीं है, जबकि पिछड़ों में कुछ लोग अमीर मिल जाएंगे, पर समूची जाति अमीर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर रतन जी की एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो कहते हैं कि ब्राह्मण यदि गरीब है तो उसके लिए सरकार की पॉलिसी जिम्मेदार है, न कि आरक्षण जिम्मेदार है। गरीब जो है उनका उत्थान करने के लिए अडानी अंबानी पर बात होनी चाहिए, सरकार की पॉलिसीज पर बात होनी चाहिए, ना कि आरक्षण लागू न किए जाने पर बात होनी चाहिए। यह सोच भी निराधार है कि अगड़ों का विकास नहीं हुआ है। 1935 में नौकरियों में ब्राह्मणों की भागीदारी मात्र 3% थी, जो अब 70% से भी अधिक है। ठाकुरों और बनियों की क्रमशः 12% और 13% भागीदारी को जोड़कर सवर्णों की कुल भागीदारी 95% है, जबकि इन सब की कुल आबादी मात्र 15% है। संसद की 425 सीटों में ब्राह्मण की 3.5% आबादी के हिसाब से 17 सीटें होनी चाहिए, जबकि उनका कब्जा 200 सीटों के ऊपर है। क्या यह स्थिति आंकड़ों के उत्थान को प्रमाणित नहीं करती है? तो गरीब ब्राह्मण के लिए भी पढ़ा लिखा अमीर ब्राह्मण ही जिम्मेदार है, जो संसाधनों को अपने कब्जे में रखना चाहता है, अपने जात बंधुओं के भी उत्थान के लिए उसको लगाना नहीं चाहता है। एक सवर्ण छात्र की चिंता कि अब अगर अपर क्लास वालों का क्या होगा, आईएएस में पहले ही आरक्षण है और अब अन्य जॉब्स में भी हो जाएगा। इनसे कोई पूछे कि आरक्षण के बावजूद प्रथम श्रेणी की नौकरियों में कौन लोग सर्वाधिक संख्या में हैं। तो यहां पर मैं समझती हूँ इन सब चीजों को गौर से सुने और समझे जाने की जरूरत है। कमल भारती जी बेहतरीन तर्क जो है वो आपको दे रहे हैं करने के लिए। अक्सर हमें फोन पर ये बात लोग कहते हैं कि मैडम हमसे ये सवाल पूछा जाता है या सर हमसे ये सवाल पूछा जाता है, तो हम इनका जो है ना जवाब नहीं दे पाते हैं, जबकि हम जानते हैं वो गलत कह रहे हैं। तो कमल भारती जी जो है तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं आप पे कि आपको तर्क किस तरह देने चाहिए। सुनिए इसलिए ध्यान से। जिन सवर्णों की उन्हें चिंता है उनके पास प्रथम श्रेणी की 90%, द्वितीय श्रेणी की 82%, तृतीय श्रेणी की 51% और चतुर्थ श्रेणी की 69% नौकरियां हैं। तो चतुर्थ श्रेणी में सफाई कर्मचारी मत मान लीजिएगा इन्हें, पियून्स भी जो है वो 4th क्लास एम्प्लॉयज में आते हैं। यह स्थिति तब है जब देश में 90% से ऊपर आरक्षण व्यवस्था लागू होने की बात कही जाती है। अपने आप में हास्यास्पद है ये स्थिति। यहां यह भी गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, कंप्यूटर संस्थानों, पायलट शिक्षण संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों के विज्ञान विभागों में अध्ययनरत छात्रों में कुछ अपवादों को छोड़कर 100% सवर्ण छात्र तथा अन्य अनारक्षित वर्ग के ही क्यों हैं? क्या यह प्रश्न विचारणीय नहीं है कि जब पिछड़ी जातियों के छात्र उच्च श्रेणी के पदों की शिक्षा ग्रहण करने में ही असमर्थ हैं, तो सवर्ण छात्रों को उनके आरक्षण से खतरा कैसे पैदा हो जाता है? जबकि न तो कोई जादू आरक्षण में है कि पिछड़ी जातियों के छात्र एकदम अमीर होकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने लगेंगे, और न उच्चतम न्यायालय ने विशेष योग्यता के उच्च पदों के लिए आरक्षण के दावे को स्वीकार किया है। अनुसूचित जातियों का उदाहरण भी उनके सामने है। पिछले 45 वर्षों से आरक्षण की सुविधा पाने के बाद भी यदि विशेष योग्यता वाले उच्च पदों पर उनकी स्थिति दयनीय है, तो आरक्षण को लेकर निरर्थक द्वंद्व पालने वाले वर्गों की सोच भी दयनीय ही कही जाएगी। आर्थिक आधार के समर्थक एक छात्र का द्वंद्व है कि अगड़ों को 10% आरक्षण अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि पिछड़ी जातियों का समूचा परिवार रोजगार में लगा होता है, जबकि अगड़े अपनी परंपराओं में बंधे होते हैं। सिर्फ पुरुष वर्ग की कमाई पर ही समूचा परिवार चलता है। किंतु इसमें गलती किसकी है? वैसे जब सवर्ण परिवारों की परंपराएं टूट रही हैं, सवर्ण महिलाएं अब पर्याप्त संख्या में नौकरियां कर रही हैं। बदलते जीवन मूल्यों में आत्मनिर्भरता मनुष्य की आवश्यकता है, और इस दृष्टि से महिलाओं का आर्थिक क्षेत्र में आना कदाचित गलत नहीं है।
यह वर्जना मुक्त चेतना या आधुनिकतावाद सवर्ण वर्गों द्वारा वर्तमान में ग्रहण की जा रही है, जबकि ये दलित पिछड़े वर्गों में दास्य कर्म के कारण से ही शुरू हुई है। किंतु इस आधार पर किसी जाति को इसलिए विकास के समान अवसरों से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसका समस्त परिवार रोजगार में लगा है। हम एक कुम्हार का उदाहरण लेते हैं। मिट्टी खोदकर लाने, उसे तैयार करने, बर्तन बनाने, उन्हें पकाने और बेचने तक के कार्य में उसका पूरा परिवार लगता है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या उसका मान सम्मान और जीवन स्तर एक सवर्ण के समकक्ष है? एक नाई परिवार के सभी पुरुष बाल काटने का कार्य करते हैं, तो उनकी महिलाओं को खेतों में मजदूरी क्यों करनी पड़ती है? क्या यह उस वर्ण व्यवस्था का परिणाम नहीं है जिसमें गंदे, कठोर श्रम तथा सेवा के सभी कार्य करने का अधिकार केवल शूद्र, अतिशूद्र जातियों को दिया गया है? यदि सवर्ण जातियां कठोर श्रम के कार्य नहीं कर सकती, तो सिर्फ इसलिए कि इसी वर्ण व्यवस्था में उन्हें मान सम्मान और स्वर्ग निहित है, और आरक्षण के विरोध में उसी को सुरक्षित रखने की चिंता मूलभूत है। आरक्षण का विरोध ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि इनकी जो सेवक श्रेणी है वो इनसे छिटक ना जाए। आर्थिक आधार के समर्थ में एक तर्क यह है कि जो लोग गरीब हैं वे अपना कारोबार भी नहीं कर सकते। ये सच है, गरीब कुछ नहीं कर सकता। गरीबी एक बड़ा अभिशाप है। इसकी व्यथा का अनुभव दलितों और पिछड़ों से ज्यादा किसे होगा? वे पिछड़े ही इसलिए हैं कि वे गरीब हैं। गरीब सिर्फ गुलामी कर सकता है। तो यहाँ पर एक बात और जो कंपेयर करने में आप ले सकते हैं वो ये कि एक दलित का गरीब होना और एक सवर्ण का गरीब होने में भी डिफरेंस है। गरीब होते हुए भी सवर्ण जो है उसका सोशल कैपिटल बहुत ज्यादा होता है, जबकि एक दलित के पास किसी तरह का कोई रिसोर्स नहीं है। अपने बच्चों को ना अच्छी शिक्षा दिला सकता है, ना अच्छा खिला पिला सकता है, और ना अच्छा रहन सहन दे सकता है। यहां तक अगड़ों में गरीब होने का संबंध है, उसे हम स्वीकार कर चुके हैं। पर विचारणीय यह है कि सड़कों पर आरक्षण के विरोध में आगजनी करने वाले सवर्ण छात्र गरीब नहीं हैं, अमीर परिवारों के हैं। ये वे छात्र हैं जिनके पिता और अभिभावकों ने लाखों रुपए भ्रष्ट तरीके से कमाए हैं। सरकारी वाहनों की तोड़ फोड़ और आगजनी में भी इन्हीं अभिभावकों के स्वार्थ काम कर रहे हैं, जिन्हें नए वाहनों के क्रय में भरपूर आर्थिक लाभ मिलना है। ये लोग दौलत के बल पर विश्वविद्यालय की डिग्री से लेकर ऊंची से ऊंची नौकरियां तक खरीदते हैं। नीट की परीक्षा जो है इसका लेटेस्ट उदाहरण है। यदि दलित पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण लागू हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये लोग मनचाही संख्या में नौकरियां नहीं खरीद सकेंगे। इसलिए कहना ना होगा कि अधिक से अधिक नौकरियां खरीदने का सवर्ण स्वार्थ ही आरक्षण में आर्थिक आधार का कारण है। ये लोग क्रीमी लेयर करके जो सक्षम लोग हैं उनको सेपरेट कर देना चाहते हैं। गरीब के बस का तो कुछ भी नहीं है। शिक्षा ये लोग महंगी कर रहे हैं और जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको बंद किया जा रहा है। किंतु यदि भारतीय राजनीति भी आर्थिक आधार के मुद्दे पर ध्रुवीकृत हो रही है, तो ये गरीब के प्रति चिंता के कारण नहीं है, बल्कि इसका कारण हिंदू एकाधिकारवाद है, जो सवर्ण नेतृत्व वाले राजनीतिक दलों की आवश्यकता है। शासन, प्रशासन और विकास के क्षेत्रों में दलित पिछड़े वर्गों की जितनी ज्यादा भागीदारी होगी, उतनी ही इस देश की सोच बदलेगी। पर शासक जातियों का हित इसमें है कि आर्थिक और सामाजिक सोच में कोई बदलाव ना आए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां सबसे बड़ा अर्थशास्त्री वह है जो सबसे बड़ों के हित में चिंतन करता है। इसलिए इस देश में योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर और नीति निर्धारण सदैव सवर्ण ही बनाए जाते हैं। अतः पिछड़ों की भागीदारी से राजनीति और आर्थिक चिंतन के क्षेत्र प्रभावित ना हो, इसलिए शासक जातियां आरक्षण के आधार पर आर्थिक पक्ष को लेकर सवर्ण एकाधिकारवाद को कायम रखना चाहती हैं। आइए उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भी एक नजर डालें। मंडल आयोग की दृष्टि में शिक्षा परिवर्तन का वह साधन है जो पिछड़ी जातियों के निजी और सामाजिक जीवन स्तर को सुधार सकती है। नौकरियों में आरक्षण का लाभ केवल शिक्षितों को ही मिलेगा, शेष लोग उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आयोग की सिफारिश थी कि पिछड़ी जातियों के छात्रों को केंद्र और सरकारों कि सभी शिक्षण संस्थानों, यहाँ तक कि वैज्ञानिक, तकनीक और व्यावसायिक संस्थानों में भी
आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत आयोग के न्यायोचित माना है और ये आरक्षण भी 27% होना चाहिए, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की सिफारिश को अस्वीकार करके निश्चित रूप से पिछड़ी जातियों के लिए विकास के मार्ग को अवरुद्ध करने का काम ही किया है। कि मतलब शिक्षण संस्थानों में मत दो, पढ़ाई लिखाई में मत दो इनको आरक्षण, पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है पिछड़ी जातियों को। और बिना पढ़ाई लिखाई के नौकरी में यदि आप आरक्षण लगा देते हैं तो उसका क्या मायने निकलता है, ये बताइए। पढ़ लिख कर जब आप वहां पहुंच ही नहीं सकेंगे तब कैसे करेंगे। पढ़ाई लिखाई में जो पिछड़े रईस हैं वो तो अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, लेकिन क्रीमी लेयर कह के उन्हें सेपरेट कर दिया जाएगा और वो सक्षम होते हुए भी नौकरियों में नहीं जा सकेंगे। इसके पीछे ये जनेऊ लीला है। जिन पिछड़ी जातियों में गरीबी के कारण 5 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के 25% बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते और 25% बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं तथा 25% बच्चे मैट्रिक से आगे पढ़ ही नहीं पाते हैं, उनके लिए उच्चतम न्यायालय का फैसला किस दृष्टि से उपयोगी कहा जा सकता है। यदि उच्चतम न्यायालय शिक्षा के क्षेत्र में भी आरक्षण की सिफारिश को स्वीकार करता और पिछड़ी जातियों के बच्चों को एक निश्चित पाठ्यक्रम तक निःशुल्क शिक्षा की सुविधा प्रदान करता तो उससे सचमुच पिछड़ों का कल्याण होता और मंडल आयोग का उद्देश्य भी पूरा होता। दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय ने जिस प्रकार चिकित्सा विज्ञान तकनीकी और विशेष योग्यता के उच्च पदों को आरक्षण से मुक्त रखा है वह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें जहां सवर्णों की जन्मना योग्यता की पूर्ण स्वीकृति का भाव है, वहां कर्मणा योग्यता के एकलव्यों को अक्षम बनाने की भी पूरी स्वतंत्रता निहित है। मतलब पहुंचिए विश्वविद्यालय में किसी तरह कुछ ना कुछ करके आपके नंबर काट दिए जाएंगे, जैसे नीट की परीक्षा में हुआ है। बच्चे बोल रहे हैं कि हमने दिया है और हमारा दोबारा रीचेक किया जाए, रीचेकिंग भी नहीं हो रही है, आपको कारण तक नहीं बताए जा रहे हैं। तो ये एक तरीके से पूरी की पूरी स्वतंत्रता सिस्टम को दिए जाने की बात हो रही है। अतः ये कहना कदाचित गलत ना होगा कि उच्चतम न्यायालय ने मंडल आयोग पर अपने फैसले में सवर्ण हितों को ही मान्यता दी है। दूसरे शब्दों में न्यायालय में जीत मंडल की हुई है पर सफलता सवर्णों को मिली है। इसके बावजूद यदि आरक्षण विरोध की आग शांत नहीं हो रही है तो मेरा एक विनीत भाव से सुझाव है कि केंद्र सरकार आबादी के हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था कर दे। बेहतर यह होगा कि सवर्णों की 15% आबादी के अनुसार उन्हें नौकरियों में 15% आरक्षण देकर शेष सभी पद अनारक्षित कर दिए जाएं। यदि सवर्ण हिंदू इसके लिए भी तैयार नहीं है तो उनके लिए एक ही उपाय बचता है कि वे भारत के तमाम दलित पिछड़े लोगों को ट्रकों में भरकर ले जाएं और नीले सागर में फेंकवा दें। और यहां पर यह लेख खत्म होता है। लेख लिखा गया था 22 नवंबर 1992 को। ये लेख आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और इस बाबत आप क्या सोच रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। असहमतियों का भी स्वागत है। अब मुझे आज्ञा दीजिए और इन वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय भीम, धन्यवाद।